Jai Shri Krishna, dear students. This is Yogesh Sharma. Welcome back to the class of physical education. Dear students, as you know, we are reading the second chapter of our book Sports and Nutrition. And last day in our last lecture, I taught you how to control our healthy body weight. So today I am gonna teach you the pitfalls of dieting. So let's start this topic. Nowadays everybody wants to remain slim and trim. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल हर कोई दुबला पतला छरहरी शरीर वाला दिखना चाहता है. So people who are overweight use various methods to lose weight. So जो लोग overweight हो जाते हैं like me, they बहुत सारे methods इस्तेमाल करते हैं अपने वजन को घटाने के. Most of them adhere to dieting. उनमें से जो अधिकांश लोग होते हैं वो डाइटिंग को एडर करते हैं, डाइटिंग को अपनाते हैं. इन द बिगिनिंग डाइटिंग प्रोड्यूसेस गुड रिजल्ट्स और सक्सेस. शुरुआत में तो डाइटिंग के अच्छे परिणाम आते हैं और सफलता भी शुरुआत में मिल जाती है कह लीजिए. बट आफ्टर इनिशियल सक्सेस, लेकिन इस शुरुआती सफलता के बाद इट एड्स मोर वेट लेटर ऑन. ये बाद में जब आप डाइटिंग छोड़ देते हैं सो उसके बाद में ये और ज़्यादा वज़न हमें दे देती है, मतलब और ज़्यादा वज़न हमारे शरीर पर हो जाता है. सो इवन रिसर्च स्टडीज इंडिकेट दैट 90% ऑफ द डाइटर्स गेन ऑल ऑफ देयर वेट बैक एंड सम टाइम मोर देन दैट. 90% स्टडीज़ इस तरफ इशारा करती हैं कि जो डाइटर्स होते हैं, जो लोग डाइट कर रहे होते हैं, वो शुरू में तो इनिशियल रिज़ल्ट तो उनके बहुत अच्छे आ जाते हैं, वो दुबले पतले हो जाते हैं. लेकिन जब वो डाइटिंग छोड़ देते हैं दुबले पतले होने के बाद में, उसके बाद वो और ज़्यादा जितना पहले वेट उनका हुआ करता था उससे कहीं ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं. समटाइम्स मोर देन डैट, कभी कभार उससे भी कहीं ज़्यादा, ऐसा लिखा है. इनफैक्ट वी आर ऑल अवेयर दैट शेडिंग और लॉसिंग वेट इज़ नॉट एज सिंपल एज इट साउंड्स. ये हम सभी जानते हैं कि वज़न को घटाना, वज़न को कम करना, ये जितना आसान हमें प्रतीत होता है उतना आसान होता नहीं है. ईट लेस एंड एक्सरसाइज मोर टू बर्न कैलोरीज. कम खाइए और ज़्यादा एक्सरसाइज कीजिए कैलोरी बर्न करने के लिए. वी नो दिस साइंटिफिक फैक्ट. हम सभी ये जो हमारा वैज्ञानिक तथ्य है कि कम खाओ, एक्सरसाइज ज़्यादा करो, ये सभी जानते हैं. बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट, लेकिन इसको लागू करना बहुत मुश्किल होता है. इनफैक्ट देयर आर सम पिटफॉल्स, डेंजर्स ऑफ डाइटिंग दैट कीप अस अवे फ्रॉम लॉसिंग और रिड्यूसिंग वेट. वास्तव में कुछ खतरे होते हैं डाइटिंग के जो हमें वज़न को घटाने या वज़न को कम करने से दूर रखते हैं. द मेजर पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग आर स्टेटेड बिलो. जो बहुत सारे मेजर पिटफॉल्स हैं, जो खामियां हैं डाइटिंग की, जो कमियां हैं, जो खतरे हैं, वो नीचे बताए गए हैं. सो फर्स्ट पिटफॉल इज़ एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ कैलोरी. जब आप डाइटिंग कर रहे होते हैं तो अचानक डाइटिंग के जुनून में लोग बहुत ज़्यादा कैलोरी कट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ का रिडक्शन हमारी बॉडी से होने लगता है. हम सभी जानते हैं कि एटलीस्ट 2000 कैलोरी पर डे एक ह्यूमन एडल्ट बॉडी की नीड होती है. तो वो 2000 कैलोरी को हम कट करते करते बहुत कम ले आते हैं, 1800 कैलोरी तक ले जाते हैं. और जिसका परिणाम क्या होता है कि वो 1800 कैलोरी में प्रॉपर सफिशिएंट न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को नहीं मिल पाते हैं और बॉडी में तरह तरह की नई डिसीज़ होनी शुरू हो जाती हैं. सो इट विल डेफिनेटली when we try to reduce intake of calorie, it will result in a huge loss of weight. जब हम ये कैलोरी को कट करते हैं, घटाते हैं, तो इससे हमारे वज़न में अचानक से कमी तो आती है, लेकिन ये वज़न की कमी आना हमारे लिए डेंजरस भी हो सकता है. इट कैन बी डेंजरस फॉर यू. इट विल डेफिनेटली लोअर योर मेटाबॉलिज्म. ये क्या गड़बड़ करता है कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, जो मेटाबॉलिक रेट है, उसको बहुत लो कर देता है. यानी कि खाना खाकर उससे ऊर्जा बनाने की जो हमारी क्षमता है उसको घटा देता है. फिर जो हम खा रहे हैं, मान लीजिए हमने 3 टाइम्स अ डे मील कंज्यूम किया, बट उसके बाद 3 टाइम्स अ डे खाने के बाद जितनी एनर्जी उस खाने से बननी चाहिए, हमारा शरीर वो एनर्जी बनाने की जो क्षमता है उसको खो देता है. यानी कि हमारा मेटाबॉलिक रेट जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है. सो दैट्स द फर्स्ट पिटफॉल ऑफ डाइटिंग. सेकेंड इज रिस्ट्रिक्शन ऑन सम न्यूट्रिएंट्स. हम क्या करते हैं कि कुछ न्यूट्रिएंट्स पर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं. जैसे जब आप डाइटिंग कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप फैट कंज्यूम नहीं करना चाहेंगे,
आप नहीं चाहेंगे कि आप कार्बोहाइड्रेटेड जो फूड जिनमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है वो कंज्यूम करें, जिसकी वजह से क्या होना शुरू हो जाता है कि लेस कार्बोहाइड्रेट और फैटी फूड खाने से हम, क्योंकि देखिए फैट और कार्बोहाइड्रेट भी अपने आप में एक न्यूट्रिएंट है, वो हमारी बॉडी को प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाते हैं, जिससे बॉडी में तरह तरह की डिसीजेस आनी शुरू हो जाती हैं। सो ये न्यूट्रिएंट्स हमें हमारी बॉडी को ना मिल पाना, ये दूसरा खामी है, दूसरी कमी है डाइटिंग की। थर्ड है स्किपिंग मील्स। लोग अक्सर क्या करते हैं जब डाइटिंग कर रहे होते हैं तो वो मील स्किप करना शुरू कर देते हैं अपना खाना, के आज मैं 2 टाइम खाना खाऊंगा, या आज मैं 1 टाइम ही खाना खाऊंगा, या आज मैं खाता ही नहीं हूँ, फास्ट रख लेते हैं। सो ये मील स्किप करने से क्या होता है कि हमारा जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो स्लो हो जाता है, और स्लो रेट से क्या होता है कि हम वेट गेन करना शुरू कर देते हैं इजीली। इफ़ यू स्किप मील्स इट विल लोअर योर मेटाबॉलिज्म टू कंजर्व एनर्जी, सो स्किपिंग मील्स वर्क अगेंस्ट योर वेट लॉस प्लान। अब ये स्किपिंग मील वेट लॉस प्लान के अगेंस्ट कैसे काम करता है, लेट मी क्लियर यू दिस। स्टूडेंट, जब हम खाना मतलब स्किप करते हैं सो नेक्स्ट टाइम हमें बहुत ज़बरदस्त भूख लगती है। जब नेक्स्ट टाइम हम खाना खाते हैं तो जितनी हमारी रेगुलर डाइट होती है उससे ज़्यादा हम कंज्यूम कर जाते हैं, और उससे ज़्यादा कंज्यूम करने की वजह से जो हमारा खाना पचाकर ऊर्जा बनाने का जो सिस्टम है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो गड़बड़ा जाता है, और मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो स्लो हो जाता है। उससे हमें एनर्जी तो मिलती नहीं है। अब जब एनर्जी नहीं मिल रही है तो हमें क्या लगता है कि हमें एनर्जी तो मिली नहीं, हमें और खाना चाहिए, हम दोबारा फिर और ज़्यादा खाते हैं, और उस खाने से होता क्या है कि हमारा जो वेट होता है हम वो वेट पुट ऑन करना शुरू कर देते हैं। तो सो दैट्स द third pitfall of dieting, skipping meals. Now let's move towards the next pitfall of dieting. Next is intake of calories through beverages. देखिए जो भी पेय पदार्थ होते हैं हमारे, लिक्कर भी उसमें बेवरेजेस में आ जाता है, और हमारे जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स, कोक, ये सारे जो भी बेवरेजेस हो गए। इफ़ यू वांट टू लूज योर वेट मोस्ट प्रोबेबली यू ले स्ट्रेस ऑन नॉट टू ईट मोर। जब हम डाइटिंग कर रहे होते हैं तो लोग क्या सोचते हैं कि भाई खाना तो खाना नहीं है, पीने की चीज़ें हम कितनी भी ले सकते हैं, जबकि बात तो वही है। अगर आप खाने से भी आपको क्या मिल रही है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, पीने से भी अगर आपको न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मात्रा में मिल रहे हैं, एक्सेसिव अमाउंट में मिल रहे हैं, और आप शुगर जिनके अंदर शर्करा मौजूद है ऐसे लिक्विड ज़्यादा आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी बात कुछ भी बदली नहीं है, बात वही है। आप कोई डाइटिंग वाइटिंग नहीं चल रही है, बस आपके दिमाग में चल रही है कि मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, बट एक्चुअली वो डाइटिंग होती नहीं है, क्योंकि शुगर तो उतना ही बॉडी को मिल रहा है। सो जब हम बेवरेजेस के थ्रू कैलोरी इनटेक करना शुरू कर देते हैं तो हमें लगता है कि हम कैलोरी कट कर रहे हैं, बट उतनी कैलोरी कट होती नहीं है। इनफैक्ट बेवरेजेस कॉफ़ी विद क्रीम एंड शुगर, स्वीटेंड जूसेस एंड सोडाज रियली कंट्रीब्यूट टू वेट गेन। उल्टा क्या होता है कि ये जो बेवरेजेस होते हैं हमारे, कॉफ़ी, क्रीम, शुगर, स्वीटेंड जूस, सोडा, ये सारी चीज़ें उल्टा वेट हमारा बढ़ा देती हैं, जो भी ये पेय पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट पिटफॉल ऑफ डाइटिंग इज अंडर एस्टिमेटिंग दी कैलोरीज। जब हम कैलोरीज का अंडर एस्टिमेट करते हैं, हमें लगता है कि कैलोरी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एनर्जी हमें इतनी तो होती है बॉडी में, हम अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं, कैलोरी की वैल्यू नहीं कर पाते हैं, कैलोरीज को समझ नहीं पाते हैं। So it is a fact that most of the persons who go on dieting usually underestimate the number of calories they consume. तो बहुत सारे लोग जो हैं वो नंबर ऑफ कैलोरी जो कंज्यूम करते हैं उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। सो इट इज़ एसेंशियल टू बी मोर अवेयर ऑफ द अमाउंट ऑफ कैलोरी यू टेक इन योर डाइट। ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझ लें कि हम डाइटिंग तो कर रहे हैं, थोड़ा तो खा रहे हैं, लेकिन आपने डाइटिंग करने के लिए भाई अमाउंट से फ़र्क नहीं पड़ता, जितना आपने खाया उसमें कैलोरी कितनी है, इस बात से फ़र्क पड़ता है। कि आपने सोचा कि पहले मैं 5-6 रोटी खाता था पूरे दिन में, और 3-4 मतलब बाउल दाल वगैरह या सब्जी या दही ये सब चीज़ें कंज्यूम करता था, अब तो मैं इतना सब खा नहीं रहा हूँ। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं कि अब आप ऐसी चीज़ें खा रहे हैं, थोड़ी खा रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फैट है, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, खा थोड़ा रहे हैं अमाउंट में, तो बात वहीं की वहीं रहेगी। इतने सारे खाने के अंदर जितना फैट था, कार्बोहाइड्रेट था, वो आपने थोड़े से खाने में ही ले लिया, तो बात तो वही है। तो आपकी डाइटिंग तो हो नहीं रही है। तो आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कैलोरी को। वहीं दूसरी तरफ जितनी सफिशिएंट अमाउंट आपकी बॉडी को चाहिए ही होती है, अगर आप उतनी सफिशिएंट अमाउंट कैलोरी इनटेक नहीं कर रहे हो तो उससे भी आपकी बॉडी जो है वो एग्जॉस्टेड महसूस करोगे आप, और आपका जो डेली वर्क है वो सही से नहीं हो पाएगा।
नेक्स्ट पिटफॉल इज इनटेक ऑफ लेबल्ड फूड्स। देखिए जो भी लेबल्ड फूड्स होते हैं लाइक जिन के पीछे आप अक्सर चेक करते रहते हैं इसमें कितनी कैलोरी है, कौन कौन से विटामिन्स हैं, कौन कौन कितना प्रोटीन है, शुगर कितना है, और ये सब उसके इंग्रेडिएंट्स आजकल जो भी पैक्ड फूड आता है सबके पीछे लिखे हुए होते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि भाई लेबल्ड फूड जो हम खा रहे हैं ये लेबल्ड फूड से हमें आइडिया रहेगा कि हम कितनी कैलोरी ले रहे हैं, बट एक्चुअली होता है इसका अगेंस्ट है। कैसे होता है, लेट्स सी दिस। Most of the person who go in dieting usually go for such food products that carry the label lean, sugar free, low calorie और no fat free food। ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो इस तरह का खाना कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं जिनके पीछे लिखा रहता है ये फैट फ्री है, ये शुगर फ्री है ना, लीन लिखा हुआ होता है, पतला होने के लिए हेल्प करेगा, इस तरह का खाना खाना शुरू कर देते हैं। बट बच्चों सच्चाई क्या होती है कि देखिए जो नॉर्मल फूड होता है, मान लीजिए सेम अमाउंट के दो टाइप के फूड आपने अपने सामने रखे। पहला एक तो नॉर्मल है, ठीक है, 4 बिस्किट ऐसे हैं जो नॉर्मल बिस्किट हैं। 4 बिस्किट आपने रखे जो उस पैकेट से हैं जिस पर लिखा हुआ है फैट फ्री। तो दोनों की कैलोरी में कितना अंतर है? नॉर्मल वाले की जो कैलोरी होगी वो होगी 140 कैलोरी और जो फैट फ्री वाले की है वो होगी 120 कैलोरी, यानी कि 20 कैलोरी घटी है बस। और वो 20 कैलोरी घटने के चक्कर में हमारा माइंड सेट क्या कर दिया जाता है कि भाई ये तो फैट फ्री है और ये आपको मतलब शुगर फ्री है, ये तो आपका शुगर बढ़ने नहीं देगा, फैट बढ़ने नहीं देगा। तो हम वो 4 के चक्कर में 8 खा जाते हैं और बात वहीं की वहीं आ जाती है। फिर कैलकुलेशन वहीं पहुंच जाती है कि हमारे जितनी कैलोरी कट करनी थी हमें उतनी कैलोरी कट हुई नहीं, बल्कि उससे ज़्यादा ही हमने कंज्यूम कर लिया, ये सोचकर कि इससे तो फैट बढ़ेगा नहीं। और कैलोरी अगर एक्सेस मात्रा में हमें हमारी बॉडी को मिलती है तो जाहिर सी बात है वो एक्यूमुलेट होती हैं, फैट में बदलती रहती है। सो ये है कहानी लेबल्ड फूड की, और ये भी डाइटिंग का एक पिटफॉल है, डाइटिंग की एक खामी है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट पिटफॉल है हमारा, लेट मी चेक, यस 6, नेक्स्ट इज 7। सो नेक्स्ट इज नॉट एक्सरसाइजिंग। हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं। एक्सरसाइज क्यों नहीं करते हैं? जब लोग डाइटिंग कर रहे होते हैं तो कई लोगों को ये सिखा दिया जाता है भाई तुम डाइटिंग कर रहे हो ना, देखो एक्सरसाइज मत करना। अगर तुमने एक्सरसाइज की तो तुम्हें लगेगी भूख। क्यों? क्योंकि शरीर जब एनर्जी कहीं पे एग्जॉस्ट कर देगा तो एनर्जी इनटेक के लिए भूख लगती है, तो भूख लगेगी, और भूख लगेगी तो आप खाओगे ज़रूर, और खाओगे तो भैया तुम्हारी डाइटिंग तो गई पानी में। सो ऐसा लोगों को कुछ बता दिया जाता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। यदि आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप कितनी भी डाइटिंग कर लीजिए, जिस दिन डाइटिंग आप छोड़ेंगे आप वापस से वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आपने शुरू की थी, आपकी दुनिया गोल हो जाएगी। सो इफ़ यू गो ऑन डाइटिंग एंड डू नॉट एक्सरसाइज, इट विल वर्क अगेंस्ट द वेट लॉस प्रोग्राम। इंस्टेड ऑफ लॉसिंग वेट यू आर लाइकली टू गेन वेट। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो बजाय आप वेट लॉस करने के आप वेट गेन करना शुरू कर दोगे। As a matter of fact, exercise has a positive effect on metabolism and can help to burn some extra calories। ये एक्सरसाइज का बहुत बढ़िया प्रभाव हमारी बॉडी पर पड़ता है कि हम मेटाबॉलिज्म हमारा इतना अच्छा हो जाता है कि वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो हम गेन करते हैं वो एक्स्ट्रा एनर्जी सब बर्न हो जाती है। एक्सरसाइज इंक्रीजेस मेटाबॉलिक रेट विच अल्टीमेटली रिड्यूसेस बॉडी वेट। देखिए जब भी मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है तो हमारी बॉडी का जो एक्चुअली वेट होता है वो रिड्यूस होता है, उल्टा होता है। सो डाइटिंग इज बेनिफिशियल ओनली इफ यू एक्सरसाइज अलोंग साइड। तो डाइटिंग केवल कब बेनिफिशियल होगी? जब आप इसके साथ साथ क्या कर रहे हैं? आप इसके साथ साथ एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। सो that were the pitfalls of dieting। So now let's move towards our next topic, that is food intolerance। food intolerance क्या होता है? देखिए ये एक इनेट बात है बच्चों, ये हमारे मतलब इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। हालांकि हम धीरे धीरे करके खुद को ट्रेन जरूर कर सकते हैं कि हम फूड इंटॉलरेंस से बच जाएं। सबसे पहले तो यही समझिए फूड इंटॉलरेंस होता क्या है। देखिए कुछ पर्टिकुलर फूड को लेकर के, कुछ खानों को लेकर के, जैसे अक्सर बच्चों को तोरी, घिया, दूध, इन सब से इंटॉलरेंस हो जाता है, वो इसे सहन नहीं कर पाते हैं। होता क्या है कि इनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स मौजूद होते हैं कि हमारी बॉडी जब खाना पचाती है तो एंजाइम्स बनते हैं। एंजाइम वो खाना पचाने में मदद करते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स को पचाने के लिए हमारी बॉडी के अंदर किसी के अंदर, सबके अंदर नहीं, किसी के अंदर, पर्टिकुलर किसी इंसान के अंदर वो एंजाइम मौजूद नहीं होते। और जब वो एंजाइम मौजूद नहीं होते तो हमारी बॉडी उस फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाती।
और जिस फूड को भी हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती उसको वो टॉलरेट भी नहीं कर पाती, उसको सहन नहीं कर पाती, और इंसान क्या कर देता है, वॉमिट कर देता है, उल्टी कर देता है। तो ये होता है फूड इंटॉलरेंस, किसी भोजन को लेकर के बॉडी के अंदर सहन करने की शक्ति का ना होना, दैट इज कॉल्ड फूड इंटॉलरेंस। सो फूड इंटॉलरेंस इज मोर कॉमन देन फूड एलर्जी। फूड एलर्जी से भी ज्यादा कॉमन है फूड इंटॉलरेंस। फूड इंटॉलरेंस इज अ टर्म यूज्ड वाइडली फॉर वेरिड फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर फूड। फूड इंटॉलरेंस जो है वो एक वाइड टर्म है जो किस लिए इस्तेमाल की जाती है, हमारी बॉडी के अंदर उस पर्टिकुलर खाने को लेकर के कुछ फिजियोलॉजिकल डिफरेंट रेस्पॉन्सेज होते हैं, और वो होते सिर्फ उस पर्टिकुलर खाने को लेकर के हैं जिसको लेकर के हमारे अंदर इंटॉलरेंस होती है। Food intolerance means the individual element of certain foods that cannot be properly processed and absorbed by our digestive system. फूड इंटॉलरेंस का मतलब क्या है कि इंडिविजुअल एलिमेंट किसी सर्टेन फूड में होना दैट कैन नॉट बी प्रॉपर्ली प्रोसेस्ड, जो प्रॉपर्ली प्रोसेस्ड नहीं हो सकता और एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा। सम पर्सन्स कैन टॉलरेट अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ द फूड, बट इफ दे ईट टू मच और टू ऑफन they get symptoms of food intolerance because their body cannot tolerate unlimited amounts. देखिए some person जो है, कुछ लोग जो हैं वो तो टॉलरेट कर सकते हैं एक रीजनेबल अमाउंट तक किसी फूड को, बट इफ दे ईट टू मच, मान लीजिए जिसको लेकर के आपको इंटॉलरेंस है, यदि आप थोड़ा बहुत उसको खाते हैं तो शायद झेल जाएंगे, लेकिन अगर आपने ज़्यादा मात्रा में उस खाने को खा लिया तो जाहिर सी बात है फिर आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, आपकी बॉडी उसको बियर नहीं कर पाएगी उस खाने को। ऐसा भी केवल कुछ ही लोगों के पास होता है, वरना अधिकांश लोग तो क्या करते हैं कि बिल्कुल जरा भी नहीं खा सकते, उनको अगर महक भी आ जाए उस खाने की तो वो वॉमिट कर देंगे, इतना ज़्यादा इंटॉलरेंस हो जाती है। सो दे गेट सिम्टम्स ऑफ फूड इंटॉलरेंस बिकॉज देयर बॉडी कैन नॉट टॉलरेट अनलिमिटेड अमाउंट, बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड अमाउंट उसकी सहन नहीं कर सकती, सो इसलिए इंटॉलरेंस हो जाती है। फूड इंटॉलरेंस कम्स ऑन ग्रेजुअली नॉट फ्रीक्वेंटली, इट इज़ नॉट लाइफ थ्रेटनिंग। और ये जो फूड इंटॉलरेंस होती है ये धीरे धीरे आती है, एकदम से नहीं आती। मतलब अगर शुरुआत में कभी आप बीमार रहे, समझिएगा इस बात को कि यदि आप बीमार रहे शुरुआत में कभी, मतलब कभी भी जीवन में, और उस दौरान आपको कोई ऐसा खाना दे दिया गया जो एक बीमार व्यक्ति की बॉडी सहन नहीं कर सकती है, तो बॉडी क्या होती है कि बॉडी वो बियर नहीं कर पा रही है, और बॉडी अपना एक सिस्टम मेकअप कर लेती है, अपना एक मतलब एक मेमोरी मेकअप कर लेती है ब्रेन हमारा कि भाई ये खाना है, ये खाना ये हमसे पचा नहीं था, तो वो नेक्स्ट टाइम भी अगर सेम ऐसी कंडीशन हो जाए और 4-5 बार ऐसा लगातार हो जाए कि उस खाने को लेकर के आपकी बॉडी ने अपना एक मेमोरी क्रिएट कर ली कि हमारी बॉडी ये खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, सो फिर ऐसा हो जाएगा कि धीरे धीरे आपकी बॉडी टोटली फिर उस खाने को बिल्कुल अवॉइड करना, उस खाने को रिजेक्ट करना शुरू कर देगी, और फिर आप कभी भी उस खाने को मतलब जो उस खाने को या उस खाने में जो मौजूद तत्व होते हैं वो जिस भी तरह दूसरे अदर खाने में आ जाएंगे, सो वो खाना भी आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, उस खाने को आपकी बॉडी रिजेक्ट ही कर देगी। दैट इज कॉल्ड फूड इंटॉलरेंस। अब कॉजेज ऑफ फूड इंटॉलरेंस तो लगभग मैंने आपको बात में क्लियर कर दी है, बट फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं। फूड इंटॉलरेंस इज कॉज्ड बाय पार्ट और complete absence of activity of the enzymes responsible for breaking down or absorbing the food element। मैंने क्या बात बताई कि किसी पर्टिकुलर फूड में जो कोई पर्टिकुलर एलिमेंट मौजूद होता है जिसको ब्रेक नहीं कर पाते हैं हमारे एंजाइम्स, जिसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं हमारे एंजाइम्स, और वो एब्जॉर्ब या ब्रेक ना करने की वजह से हमारी बॉडी उस पर्टिकुलर एलिमेंट को इंटॉलरेट करने लगती है। सो दीज डेफिशिएंसीज आर यूजुअली इनेट। ये जो कमियां होती हैं ये इनेट होती हैं, मतलब ये हमारी बाय बर्थ हैं, जन्मजात हैं ये, और ये आंतरिक खामियां होती हैं, बहुत ज़्यादा इनेट होती हैं। समटाइम्स फूड इंटॉलरेंस कैन बी डाइट रिलेटेड और कैन बी ड्यू टू इलनेस। कई बार ये डाइट रिलेटेड हो सकता है कि डाइट के अंदर ये फूड इंटॉलरेंस आ गया, बार बार बहुत ज़्यादा ऐसा खाना मिला, मतलब आप किसी खाने को रोज़ खाइए फिर आपको वो खाना पसंद ही नहीं आएगा, ये भी एक कारण हो जाता है, बहुत ज़्यादा आपने कंज्यूम कर लिया है।
दूसरी बात क्या होती है, इलनेस भी उसकी एक वजह हो सकती है, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्लियर की कि इलनेस के दौरान यदि कुछ ऐसा खाना हमें मिल जाता है जिसको हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो धीरे धीरे हमारे अंदर उस खाने को लेकर के इंटॉलरेंस पैदा होने लगती है। सो ये इसका फूड इंटॉलरेंस का एक रीज़न है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। सो हमने फूड इंटॉलरेंस के कॉजेज क्या है वो समझा। दो हैं कॉजेज, डाइट और आपका इलनेस। और नेक्स्ट है हमारे सिम्टम्स क्या होते हैं। जब फूड इंटॉलरेंस होती है तो सिम्टम क्या आ जाते हैं। फूड इंटॉलरेंस कैन कोज नोजिया, स्टमक पेन, डायरिया, वॉमिटिंग, फ्लोटलेंस, गैस, क्रैम्प्स, हार्टबर्न, हेडेक, इरिटेबिलिटी, नर्वसनेस। ये सारी बीमारियां, ये सारे सिम्टम्स हमारी बॉडी में आ जाते हैं जब हमें फूड इंटॉलरेंस होती है। मैनेजमेंट ऑफ फूड इंटॉलरेंस। अब मैनेजमेंट कैसे किया जाए फूड इंटॉलरेंस का, कैसे मैनेज कर सकते हैं हम फूड इंटॉलरेंस को, ये देखने में कहाँ किधर से उतरूंगा। बुग्गी खड़ी है ना, बुग्गी आओगी, इस वजह से आप करिए। मैनेजमेंट ऑफ फूड इंटॉलरेंस, करो, रुक जाओ बस। मैनेजमेंट ऑफ फूड इंटॉलरेंस, कैसे मैनेज करें फूड इंटॉलरेंस को। अब हम ये समझ लेते हैं कि हमें पता तो चल गया कि भाई हम ये खाना तो खा नहीं सकते, तो अब कैसे हम ऐसी अपनी बॉडी को तैयार करें कि भाई चलो ठीक है, नहीं ये खाना भी हम एडजस्ट कर लेंगे। सो इंडिविजुअल्स कैन ट्राई माइनर चेंजेस ऑफ डाइट टू एक्सक्लूड फूड कोजिंग एडवर्स रिएक्शन। देखिए, हम सबसे पहला तो यही है कि हमें अगर आइडिया हो गया है, हमें पता चल गया भाई ये पर्टिकुलर खाना है जिसको लेकर के बॉडी इंटॉलरेंस क्रिएट करती है, उस खाने को एक्सक्लूड कर दीजिए, अपनी डाइट से हटा दीजिए उस खाने से। समटाइम्स इट कैन बी मैनेज्ड एडिक्वेटली इन सच अ वे विदाउट द नीड फॉर प्रोफेशनल असिस्टेंस। और देखिए, अगर हम थोड़ा बारीकी से ध्यान देंगे तो हमें किसी प्रोफेशनल असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब किसी डॉक्टर वॉक्टर की नीड नहीं है। हम अपने आप ही आइडिया लगा लेंगे कि भाई ये है वो पर्टिकुलर फूड जिसको लेकर के हमारी बॉडी जो है वो इंटॉलरेंस क्रिएट कर रही है। अदरवाइज़ यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर हमें एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और एक्सपर्ट जो होते हैं वो 3 तरह की थेरेपी से इसको डील करते हैं। फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस थेरेपी है, और लैक्टोज इंटॉलरेंस थेरेपी है, और हिस्टामिन इंटॉलरेंस थेरेपी है। ये थेरेपीज़ अप्लाई की जाती हैं, और इन थेरेपीज़ को अप्लाई करके फिर हम मतलब ये पता कर लेते हैं कि भाई हमें ये आइडिया हो जाता है कि भाई ये है वो फूड, और इस फूड से हमें इंटॉलरेंस होती है, और हम धीरे धीरे फिर उस फूड से इंटॉलरेंस से बचने का जो ये थेरेपी लेते हैं, ये धीरे धीरे इंटॉलरेंस को कम कर देते हैं। ख़त्म तो बिल्कुल होता नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक कम हो जाता है, बहुत हद तक कम हो जाता है इंटॉलरेंस। सो ये था मैनेजमेंट ऑफ फूड इंटॉलरेंस। सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।